हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। देखिए, इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। सीटेट का फर्स्ट वीडियो था मैथमेटिक्स के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो क्लासेस हैं स्पेशली फॉर सीटेट के लिए हैं, सीटेट प्राइमरी के लिए केवल मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं। तो पहला वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। वो जाकर के आप चेकआउट कर लेना पहला वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स बेसिकली आपने पढ़े होंगे और इन्हीं नंबर्स से घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नंबर्स होते क्या है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो नंबर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, मतलब एक से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। वो आपकी संख्याएं क्या होती हैं? उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नाउ अगर हम बढ़ें तो संपूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो ऐड कर दोगे तो वो आपकी होल नंबर्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम बात करें इंटीजर्स की, तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वे संख्या होती हैं, संपूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं हो और दशमलव में नहीं हो। सारी संख्याएं क्या होंगी? एक तरीके से पूर्णांक होंगे। जैसे 1/2 आपका पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि भिन्न में है। मैंने लिखा 0.5, ये आपका पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में है, दशमलव में है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? भिन्न को और आपके दशमलव को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्णांक होती हैं। जैसे 3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे यानी पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे हम बढ़े रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रैशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? सिंपल सा मतलब समझ लो, जो अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में होती हैं। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में हो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/1, 4/11, 9/2, 9/7। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर आपकी 11 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है कि इसका ये है कि ये आपका परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 11 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे जो हर होता है ऑटोमेटिकली 1 होता ही है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक संख्याएं जाती हैं। वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया? 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 0/1 इसको हम कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर एक परिमेय संख्या? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और बाकी जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है वो तो आप पहचान ही लोगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10/11, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई, ये तो पहचान ही रहे हो। ठीक है, आगे हम बढ़े। अगला देखो, यहाँ पर आप इसकी एक पहचान मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, परिमेय संख्या की पहचान क्या होगी। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी परिमेय संख्या देखो, जो पॉइंट में हो, ठीक है, जैसे ये दशमलव में है तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। और मैंने लिखा 1.3333, ठीक है, ये आपका ऐसे 3 3 मतलब बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद में, तो भी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। हालांकि आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इतना नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक की जितनी मैथमेटिक्स होगी वही क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्राइमरी में। तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो।
बाकी हम बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है जो आपकी अंडर रूट में होती है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि लोग कहते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या कैसी हुई? ध्यान रखना पाई का एग्जैक्टली मान जो है 22/7 नहीं होता है, वो तो हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती, अगर पॉइंट पर निकालेंगे तो 3.14 समथिंग कुछ वैल्यू आती है जो रिपीट नहीं होती, और पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो आपका अपरिमेय संख्या में आता है। इतना डीप में नहीं जाना है, इतना मतलब नहीं है आपको। हाँ, यूपी टेट का पेपर होगा तो मैं आपको बताऊंगा डीप में थोड़ा सा, लेकिन सी टेट में आपको डीप में नहीं जाना है इतना। तो ध्यान रखना है जो भी अंडर रूट के फॉर्म में होगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन 2 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक संख्या जो वर्गमूल में हो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। कब तक? ऐसी संख्या जो वर्गमूल में हो और जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके। जैसे 11 है, 11 का वर्गमूल निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा 64, 64 का वर्गमूल निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये एक संख्या कैसी होगी? तो ये संख्या कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलना है अंडर रूट में, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें रियल नंबर्स, तो जितनी भी संख्या होती है, जितनी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये सारी कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर रेखा पर शो कैसे करना है? आई डोंट थिंक कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाती है वही। अब देखो आपका यह है अबेकस प्रणाली में संख्या है, तो अबेकस प्रणाली में संख्या कैसी आती हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखो अबेकस क्या है? अबेकस एक गिनती का ढांचा भी कहा जाता है, ये गणना करने का एक उपकरण होता है। अबेकस आपने देखा होगा छोटे छोटे स्कूलों में जब होता है, आपने इस टाइप का एक इक्विपमेंट सा होता है, इसके बीच में कई सारी अंदर रिंग्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिंग्स पड़ी होती है, ये अबेकस होता है, ये गिनने के काम आता है, काउंटिंग के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? एक गणना करने का उपकरण है जिसका उपयोग हिंदू अरबी अंक प्रणाली के लेखन से पहले किया जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिख भी रहा है, देखो ये है अबेकस का निर्माण बांस के फ्रेम के रूप में किया जाता है जिसमें मोतियों को तार पर फिसलाया जाता है। तो ये आपका अबेकस हो गया, ठीक है। इतना बस थोड़ा ध्यान रखना है। अबेकस किस लिए यूज होता है? गणना करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें पूर्ण संख्या उनके गुण। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे प्रश्न आपका बना भी है और हर बार बनता है। तो पूर्ण संख्याएं उनके गुण क्या होते हैं? सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और 1 2 3 तक जाती, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, ठीक है। आगे हम बढ़े तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है संवृत गुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ें आपको फंसा देंगे एग्जाम में। तो संवृत गुण क्या होता है? पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत संवृत होती है। अब कुछ भी समझ में नहीं, आपको नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ समझ में आएगा। संवृत का मतलब क्या है, यहाँ समझ में आएगा। देखो 7 + 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? भैया 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे गुणा करेंगे 5 और 5 की, कितना आएगा? 25 आएगा। अब यहाँ पर देखो समव्रत का मतलब ये हुआ कि एक व्रत होता है ना, व्रत में हम अगर यहाँ से, जैसे ये एक व्रत है, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो घूम करके आएंगे तो फिर से हम वहीं पर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी? पूर्ण संख्या ही मिलेगी। 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। देखो मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पर बताओ 7 एक कैसी संख्या है? तो कहोगे सर पूर्ण संख्या है। 8वीं संख्या कैसी है? पूर्ण संख्या है। दोनों को जोड़ दिया कितना आया? 15। 15 संख्या कैसी है? ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या मिली आपको पूर्ण संख्या मिली, ये कहता है संवृत गुण। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि अब देखो 2 पूर्ण संख्याओं के गुणा करने पर भी आपको क्या मिलेगी? पूर्ण संख्या मिलेगी। तो 5 की 5 से गुणा कर दी तो क्या मिल जाएगी? आपको पूर्ण संख्या मिल जाएगी। यानी 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर आपको हमेशा एक पूर्ण संख्या मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना, भाग करने पर और घटाने पर आपको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही आपसे पूछते हैं, आपसे गुण गुण ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि पूर्ण संख्या क्या समवृत्त का गुण फॉलो करती हैं। तो हाँ, पूर्ण संख्याएं जोड़ने में और गुणा करने में समवृत्त वाला गुण फॉलो करती हैं, लेकिन भाग में नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 2 को भाग दिया आपने किससे, मान लीजिए 5 को दिया, 2 को भाग दिया किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 2/5। और 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है आपकी, ये आपकी परमेय संख्या है। ध्यान रखना, तो दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती, यानी समवृत्त गुण भाग के लिए सत्य नहीं है। घटा के लिए सत्य है, देखते हैं। 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो ये एक पूर्ण संख्या है, हाँ है, दोनों पूर्ण संख्या, लेकिन घटाने पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो क्या -3 एक पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे सर नहीं, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ गई। अगर प्लस में होती तो पूर्ण संख्या होती। तो -3 है क्या, तो -3 है, एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना, जो आपका समवृत्त गुण होता है वो आपका भाग और घटा के लिए सत्य नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी। अब देखो, किसी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो आपका नॉट डिफाइन आता है, यानी इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड होता है। 3 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं होता है। अब हम दूसरा गुण देखेंगे, योग व गुणन की क्रम विनिमयता, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या हैं, ए और बी, तो यहाँ पे आप देखोगे ए में बी जोड़ेंगे या बी में ए जोड़ेंगे तो बात वही आएगी, और ए की गुणा बी से करेंगे, बी की गुणा ए से करेंगे तो भी ये वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। जैसे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमने 3 ली थी, बी की वैल्यू 5 ली थी। अब हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, a + b = b + a, ये सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देखोगे ए की वैल्यू कितनी है, मान लो 3, बी की वैल्यू है 5, कितना आएगा, 8 आएगा। अगर हम b + a भी निकालेंगे तो भी देखो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 5, और a की वैल्यू कितनी है 3, तब भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम 3 में 5 जोड़ें या 5 में 3 जोड़ें, वैल्यू वही आएगी। यानी इसको हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या क्रम विनिमयता का गुण फॉलो करती है। ऐसे अगर हम देखेंगे, 3 की गुणा 5 से करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 की गुणा 3 से करें तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब ये क्रम विनिमय का गुण की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं, लेकिन भाग में करती हैं, देखते हैं चलिए। अगर हम 4 को 2 से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन 2 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, आधा आएगा। तो यानी ये गलत हो गया, मतलब ये भाग की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, मतलब ये क्रम विनिमय में आपका डिवाइड की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ना ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ध्यान रखना, केवल ऐड की और आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है इसमें। आगे हम बढ़ते हैं। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब योग और गुणन की सहचारिता। सहचारिता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने क्या लिया, a + b को एक साथ जोड़ दिया, प्लस c को अलग जोड़ा, बराबर। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, b + c को एक साथ जोड़ दिया है, तो इनकी वैल्यू सेम आती है। ठीक है, देख लेंगे, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की वैल्यू 2 ले ली है, b की वैल्यू 3 ले ली है, c की वैल्यू 5 ले ली है। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे सबसे पहले a + b + c। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, प्लस c की वैल्यू है 5। 3 2 5 + 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम अब इसकी निकालें, a + b + c की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, प्लस b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 5, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्लस के केस में सहचारिता का गुण यहाँ पर लगाया जा सकता है। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम इसको लगा सकते हैं, ध्यान रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सहचारिता का मतलब समझ लो कि आप यहाँ पर सहचारिता में आपके 3 नंबर्स आ जाएंगे, और आपके जो योग और यह क्रम विनिमयता का जो नियम है उसमें केवल आपके 2 नंबर आएंगे, a + b = b + a × b = b × a, ध्यान रखना है। और यह आपका सहचारिता में 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तत्समक अवयव, इंपॉर्टेंट है योग और गुणन के लिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। तो तत्समक अवयव क्या होता है, देखो तत्समक अवयव क्या है,
सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ के लिए तत्समक अवयव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ देखेंगे जब हम शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, आपको वही, आप उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ें जिससे कि आपको वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो अब आप बताओ 9 में क्या हम जोड़ें जिससे आपको 9 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे सर 0 जोड़ तो 9 मिल जाएगा। तो 0 क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। ठीक है, तो ये शून्य जो होता है वो सभी संख्याओं के लिए तत्समक अवयव होता है। किसके लिए, योग के लिए। ध्यान रखना है, योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है सभी पूर्ण संख्याओं के लिए। लेकिन अगर आप करें गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, अब बात की जाए कि 9 में किससे गुणा करें कि आपको 9 मिल जाए, तो आप कहोगे सर 1 से गुणा करें तो 9 मिल जाएगा। ऐसे 10 में हम किससे गुणा करें कि आपको 10 मिल जाए, तो आप कहोगे सर 1 से गुणा कर दो तो आपको 10 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 1 जो है ये आपका गुणा के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में केस में तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, और योग के केस में योग में तत्समक अवयव 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दिखा भी किसी संख्या पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर, शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण संख्याओं को गुणन के लिए तत्समक अवयव जो है, तत्समक अवयव गुणा के लिए कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, योग के लिए 0 होता है तत्समक अवयव, गुणा के लिए 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करें योग पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि a की गुणा अगर b प्लस सी से करें तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे a की गुणा b से हो जाएगी, फिर a की गुणा c से हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, a गुणा b प्लस सी है तो ये किस में आ जाएगा, a की गुणा b से कर लेंगे तो a गुणा b, प्लस a की गुणा c से कर लेंगे तो a गुणा c। इस तरीके से टूट जाएगा ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं योग पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये 5 इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे छठी प्रॉपर्टी क्या है, घटा पर गुणन का वितरण। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, a गुणा b माइनस सी, अगर यहाँ लिखा हुआ है a गुणा b माइनस सी तो ये बराबर होता है a गुणा b के माइनस a गुणा c के। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका हो गया घटा पर गुणन का वितरण। ठीक, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर हम यहाँ पर रिवीजन करें तो समृद्ध गुण क्या होता है, समृद्ध गुण ये होता है यदि a और b में कोई 2 पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी भी हमें क्या होगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, क्रम विनिमय गुण क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। और तत्समक क्या होता है, योग तत्समक हमेशा 0 होता है, और अगर हम बात करें गुणा का तत्समक हमेशा 1 होता है। और सहचारिता गुण क्या होता है, सहचारिता गुण क्या होता है, a प्लस बी को एक साथ लेकर के c जोड़ते हैं, बाद में a में अगर b प्लस सी एक साथ लेकर जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। दैट्स इट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। तो ये जो हम टॉपिक है, ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में जितनी भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे हम जो है इसके क्वेश्चंस आपके लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।